नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। रोज रात 8 बजे हम बैठकर चर्चा करते हैं देश से जुड़े मुद्दों की। देश की जब बात होती है, गुजरात की बात अपने आप आ ही जाती है क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं और गुजरात की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा टच करती है। गुजरात में आजकल जो समस्याएं सामने आ रही है उस पर आज बात करेंगे कि आखिरकार हमारे राज्य को हो क्या गया। गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य है जिसे विकसित राज्य माना जाता है। यहाँ के लोग देश दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री भी गुजरात से ही होकर वहां पहुंचे हैं और अब देश दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। भाई, गुजरात के जो लोग हैं गुजराती, वो हर देश के कोने कोने में बसे हैं और गुजराती अपने व्यापार के साथ साथ खाने पीने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन गुजरात अब अलग अलग मामलों में भी देश भर में चर्चा का केंद्र बन रहा है और ये आखिरकार क्यों हो रहा है उस पर आज चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं और फिर सवाल जवाब और चर्चा का दौर शुरू करेंगे कि आखिरकार गुजरात को ग्रहण लगा किसका है। चलिए, मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रशांत त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से मुकेश पंचाल जी जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर शिरीष कासीकर जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चलिए, गुजरात का जो विकास है कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में बाधित हो रहा है। ये लोगों में आम चर्चा का केंद्र है। क्या है गुजरात के बारे में आप सबकी सोच, उस पर मैं छोटी छोटी एक प्रतिक्रिया ले लूंगी और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 25-30 सालों से यहाँ सत्ता में है और सत्ता की बागडोर संभाले हुए है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे पहला मौका कि आखिरकार गुजरात पर ये जो ग्रहण लगा है किस बात का है। प्रशांत जी। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपकी जो ओपनिंग नोट थी उससे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा कि गुजरात एक केवल अपने देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक मॉडल स्टेट के बतौर उभर रहा है। और जैसे आपने कहा कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र का तो विकास हो ही रहा है और साथ साथ हम देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा विश्व में जो बैल बज रहा है गुजरात के नाम से, गुजरात की जो प्रतिष्ठा है, गुजरातियों की जो एंटरप्रेन्योरशिप है, गुजरातियों की जो व्यापारी सूझ है, वो केवल भारत में नहीं, केवल गुजरात में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सभी विकसित एवं विकासशील जो भी राष्ट्र है उसमें अब लगी। आज के टॉपिक की अगर बात करें तो गुजरात को ग्रहण, तो मैं समझता हूँ कि ग्रहण शब्द थोड़ा सा योग्य भी नहीं है, मुझे लग रहा है, क्योंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जो अपने बलबूते पर किसी भी कुठाराघात को, किसी भी कुदरती यानी समझो आफत को या किसी भी तरह की कैलेमिटीज को झेल कर भी और जो रिवाइव हो सकता है, शायद मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एकमात्र गुजरात ही ऐसा राज्य है। अगर आप ग्रहण कह सकते हैं तो कह सकते हैं, पर मैं जैसे समझता हूँ कि ऐसा बात करिए, बड़े निष्ठुर हो रहे गुजरात के लोगों के लिए कि नेचुरल कैलामिटीज का भोग बनकर हम बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का भोग बनकर भी आराम से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन ग्रहण क्यों कहा है वो भी मैं आगे चर्चा में बताऊंगी। जी, आपकी बात को कंटिन्यू करिए। नहीं, मैं भली बात ही समझ भी सकता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो ग्रहण क्यों रखा है, पर मैं जैसे समझता हूँ कि जैसे जैसे कोई राज्य विकास करता है तो उस राज्य की समस्या या कोई भी राष्ट्र अगर विकास करता है तो विकास के साथ साथ कई ऐसी समस्या होती है जो अपने वो साथ में आ जाती है। तो उससे हम ग्रहण नहीं, पर उससे समझो कि समय परिप्रेक्ष्यता में हम उससे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसको कैसे पैचअप कर सकते हैं। और गुजरात में मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से मैं जैसे कह रहा था, गुजरात एक ऐसी पवित्र तप की भूमि है, गुजरात ऐसी कर्म की भूमि है और नेचर है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। और गुजरात इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने बलबूते पे, अपने पवित्रता से ये गुजरात को और गुजरात के द्वारा पूरे राष्ट्र को मार्ग दिखा सके, ऐसी गुजरात में ताकत है। तो जो सो कॉल ग्रहण है या कोई भी टाइमिंग हमारी जो मुसीबत है तो हम उसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। गुजरात तो बहुत पवित्र है, गुजरात के लोग भी बहुत पवित्र है और बहुत शुद्ध मन से भारतीय जनता पार्टी को सर वोट भी कर रहे हैं। लेकिन नागरिकों के हिस्से थोड़ी कम चीजें आ रही हैं और उस पर भी आज सवाल उठा रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी की ओर से मुकेश पंचाल जी जुड़े हैं। मुकेश जी, क्या कहते हैं? आपको लगता है कि गुजरात पर कोई ग्रहण सा लग गया है? यहाँ दुर्घटनाएं तो हो ही रही है, यहाँ आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, यहाँ अलग अलग राज्य, अब हमें यूपी बिहार के साथ अगर गुजरात को कंपेयर करना पड़े तो
अगर वडोदरा में सरेआम एक सरकारी हॉस्पिटल में एक असामाजिक तत्व जिसके पास 25 मामले ऑलरेडी दर्ज है, वो पुलिस के साथ आता है और एक भारतीय जनता पार्टी के ही नेता के बेटे को चाकू मार देता है, तो आम आदमी कितना सुरक्षित सर गुजरात में? देखिए, सबसे पहले नए साल के बाद पहली बार मिल रहे, इसलिए सबको नूतन वर्ष अभिनंदन दे रहा हूँ, दर्शकों को भी दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि गुजरात के ऊपर आपने जो ग्रहण शब्द इस्तेमाल किया है, वो आप नहीं, कोई भी पत्रकार या कोई भी गुजराती नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह से आप बता रहे थे कि गुजरात की जो बात, तो गुजरात और भारत आजादी के बाद गुजरात और भारत सोने की चिड़िया माना जाता था, माना जाता है और माना जाता रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है। लेकिन जब गुजरात की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ 30 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर शासन में है, तो हम देखे लास्ट 10 साल से, आप ज्यादा नहीं देखे, 10 साल से, 10 साल में, और उसमें भी करीबन ये 2023-24 की जो घटनाएं घटी है उसके ऊपर अगर ध्यान खींचा, तो आपने जिस तरह बताया कि जो घटनाएं बड़ौदा में घटी है, लेकिन मैं मानता हूं बड़ौदा एक ऐसी घटना एक नहीं है, लेकिन गुजरात में आए दिन, बड़ौदा में तो आपने बोला, मैं समझता हूं जो वार कर रहा है कोई भी समाज से हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस पर कर रहा है उसको न्याय मिलना चाहिए, ये मेरा पहला स्टेटमेंट है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिस तरह से हमारे अहमदाबाद में बोपल में जिस तरह से एक विद्यार्थी को छुरी निकाल कर सिर्फ डांटने की वजह से मार दिया गया, ये बड़ौदा की बात आपने कही, भाजपा के नेता को मार दिया गया, जैसे सूरत में एक लड़की का गला काट दिया गया, जैसे धंधुका में एक भरवाड़ का मर्डर किया गया, उसमें प्रशासन ने तहकीकात करते हुए ऐसा बताया कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब कहां से तार जुड़े कहां, वो आज तक किसी को पता नहीं है। और जिस तरह अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट ले लीजिए, वहां पे दादागिरी, गुंडागिरी, लुक्खागिरी, एक जैसे सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी का चैनल ऑन करो, तो आपको देखने मिलेगा कि किसी ने किसी को मार दिया, किसी एक गैंग ने किसी का घर पे हमला कर दिया, किसी पर हमला कर दिया, किसी बेटी पर बलात्कार कर दिया, इससे अलावा कोई और न्यूज नहीं होते। इस तरह देखते हुए आपने ये जो शब्द किया है, वो आपको, मैं समझता हूँ कि आपकी गुजराती ऐसा यूज नहीं करना चाहती है, लेकिन आपने जिस तरह किया है वो इस तरह किया है कि गुजरात ऐसा नहीं था, और अभी जो गुजरात हो रहा है उसके सब हालात देखते हुए ऐसा लगता है कि गुजरात को ये जहर क्यों लगा है। उसकी देखो, ये राजकीय आरोप प्रत्यारोप करे उसके बजाय मैं जो बोलना चाहता हूँ वो अलग चीज है कि इसके अंदर सबसे पहला जवाबदार है गुजरात का गृह मंत्री हर्ष संघवी जी, जिसको अगर गांधीनगर में एक छोटा बच्चा खो जाता है और वो पुलिस ढूंढ के लाती है, तो वो एक इंटरव्यू देने आते हैं कि हमने बच्चा ढूंढ निकाला। आप समझिए बात को। और जिस तरह ये मर्डर, गैंगरेप, गुंडागिरी हो रही है, तब जाके हमारे गृह मंत्री जी कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, वो तो बम्बई में ट्रेन में वड़ा पाव खाते हुए दिख रहे। मैं समझता हूँ एक बात भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 कलाक चुनावी मोड में रहती है। मैं समझता हूँ ये चुनावी मोड को थोड़ा डिलीट करके थोड़े वहीवट जो कार्य है अपना, उस कार्य में भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि गुजरात के अंदर 156 जैसी सीटें आज गुजरात की जनता ने इतने वोट देकर दी है, तो फिर उनकी चिंता कौन करेगा। जब आप चुनावी मोड में, कौन से राज्य में सरकार नहीं है, कौन से राज्य में बनानी है, कहाँ तोड़नी है, कहाँ जोड़नी है,
उसी में लगे रहते हैं, उसके बजाय गुजरात के कई पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार में लुप्त है। जिस तरह रेवेन्यू में इतना भ्रष्टाचार है, हम व्यापारी है, व्यापारी में बैठते हैं, ऐसा बोलते हैं, कुछ बोलने जैसा नहीं रहा, अगर वो बोलेगा तो उसके धंधे पे असर होगा, ऐसा भी होता है। तो ये जो व्यापारी और आम आदमी चिंतित है जिस तरह गुजरात से, उसमें सही शब्द आपने इस्तेमाल किया है कि पहले गुजरात ऐसा नहीं था, अभी ग्रहण क्यों लगा है। गुजरात के विकास पर ग्रहण लग गया है, ये सीधा-सीधा सवाल है और हमारे साथ शिरीष जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं और फिर कुछ इस पर बातचीत का दौर आगे बढ़ाएँगे। शिरीष जी, आप क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ग्रहण जैसा इस्तेमाल शब्द नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने बहुत अरसा देखा है, यहाँ का विकास देखा है, यहाँ की योजनाएँ, यहाँ का नागरिक जिस तरह आगे बढ़ रहा था वो देखा है, लेकिन अब कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिसिंग नज़र आ रहा है और इसीलिए ये आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है कि आखिरकार सरकार में सुधार क्या होना चाहिए। शिरीष जी, क्या कहेंगे? सी बेसिकली एक बात समझिए, गुजरात और महाराष्ट्र जब दोनों अलग हुए, आज करीब-करीब उसको 64 साल हो गए। महाराष्ट्र भी अपनी खुद का एक मकाम बना चुका है, गुजरात भी अपना एक मकाम बना चुका है और जैसे मेरे दोनों मित्रों ने कहा कि गुजरात अब ग्लोबल लेवल पर दिखता है, राइट? उसके कई सारे अलग-अलग कारण हैं। पर एक बात को समझना होगा कि क्राइम, अगर हम क्राइम की स्पेसिफिकली बात करें तो क्राइम कभी खत्म नहीं होते और दुनिया में कहीं नहीं होते। गुजरात की बात छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं खत्म नहीं होते। पर एक बात जरूर है कि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार की घटनाएं गुजरात में हो रही है वो डेफिनेटली बहुत चिंता कराने वाली है, उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे अभी मुकेश जी ने भोपाल की घटना की बात की या बड़ौदा में जो हुआ, ये जो भी है, राइट, इट्स अ डायरेक्टली मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, राइट, एंड वी नीड टू एग्री, उसको मानना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ऐसी खामी है जिसकी वजह से ये सब समस्याएं आ रही है। पर इसमें सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व ही नहीं, जो लोग एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है उन लोगों को भी इस मामले को लेकर बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा कि ये समस्याएं क्यों आ रही है। बेसिकली क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनका काम राजनीति करना है, पर डे टू डे और जो लोग फील्ड में काम करते हैं वो तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो ऑफिसर्स हैं, वो कर्मचारी हैं, उनको भी इस बात को लेकर जो है बहुत ज्यादा संजीदा रहना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है। देखिए, ऐसा है हर जगह, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल हायरार्की जो है वो बहुत ही सुनिश्चित है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आज एक चीज है कल दूसरी होगी। हर एक चीज जो है बड़ी वेल डिफाइंड है और हर एक की जिम्मेवारी भी वेल डिफाइंड है, राइट। जो जिम्मेवारी पीएसआई की है वो आईपीएस की नहीं है और जो आईपीएस की है वो कांस्टेबल की नहीं है, हर एक का डिफाइंड है। तो हर एक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेवारी को ठीक से समझकर काम करता है और उसके ऊपर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका भी अगर ठीक से दबाव रहता है तो मुझे लगता है इस प्रकार की घटनाएं जो है वो आने वाले समय में कम हो जाएगी। और दूसरी बात, जो आपने ग्रहण शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ग्रहण है तो ठीक है, आने वाले दिनों में जो है वो ग्रहण हट जाएगा। ग्रहण कभी परमानेंट नहीं रहता है, पर डेफिनेटली ये जो मुद्दे आपने कहे हैं, मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ, विकास को ग्रहण नहीं लग सकता क्योंकि विकास तो एक अपने आप में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सरकार चाहे किसी की भी हो। पर जो कुछ न कुछ परिवर्तन आते हैं, कुछ न कुछ इस प्रकार की नकारात्मक घटनाएं बनती हैं, वो हम सबको, सिर्फ सरकार को नहीं, हम सबको भी सोचने के लिए मजबूर कर देती है। इस बात से मैं सहमत हूं। जी बिल्कुल, ग्रहण हट जाए, यही आज बैठकर थोड़ा सा डिफाइन और सुनिश्चित करना है कि सरकार क्या कर सकती है, सरकार से जुड़े अधिकारी क्या कर सकते हैं, अधिकारियों के साथ साथ आम नागरिक क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में बैठी है वो क्या कर सकती है, हर एक व्यक्ति को, मीडिया क्या कर सकता है, आपके और मेरे जैसे प्रबुद्ध नागरिक क्या कर सकते हैं कि आखिरकार किस तरह, क्योंकि बात निकलेगी तब दूर तक जाएगी। और आज यही या आप किसी को कोसने नहीं बैठे हैं, सिर्फ गुजरात में जो हो रहा है उस पर बातचीत कर आखिरकार कैसे सुलझना चाहिए वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 साल पहले तक्षशिला कांड होता है, उसके आरोपी को कोई डिफाइन नहीं हुए हैं अब तक आरोपी। हरनी बोर्ड कांड में सरकारी अधिकारियों की सीधी सीधी मिलीभगत थी, लेकिन छोटे मोटे लोगों को पकड़कर मामला सुलझा दिया गया है। मुझे लग रहा है एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट हो पा रहा है, जो डर बनना चाहिए आम लोगों में वो डर नहीं बन पा रहा है। ऋषि आपको जोड़ रहे हैं, फिर मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊंगी।
देखिए, मैं एक बात इसमें आपको बता देना चाहता हूँ। दो चीजें हैं, एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, या तो आप कुछ घटनाओं को होने से ही रोके, आप इस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी करें कि जिसकी वजह से वो घटना होने का अंदेशा है, आपको पता है कि यहाँ ऐसी चीज हो सकती है, वो रुक जाए। दूसरी बात है, घटना हो जाने के बाद आप उसका उपाय ढूंढें, राइट। और जनरली सिस्टम में ऐसा होता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स जनरली बहुत कम लिए जाते हैं, और उसके बाद घटना हो जाए, जैसे आपने हरणी वाली घटना बताई या मोरबी के पुल की घटना हुई, उसके बाद फिर सरकार ने सोचा कि नहीं, अभी हम बाकी की चीजों को ठीक करेंगे। और इसीलिए कुछ चीजों में जो पॉलिसी डिसीजंस जो है वो बहुत जल्दी ले लिए जाने चाहिए, और सरकार की ओर से, ब्यूरोक्रेसी की ओर से, सभी की ओर से इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और मेरे हिसाब से इसीलिए सरकार को इस प्रकार की कुछ व्यवस्था रखनी चाहिए कि जिसमें नागरिकों का, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, नागरिकों का भी उसमें किसी प्रकार से सहयोग हो। कोई ऐसी समिति बने, कोई इस प्रकार का फोरम बने जिसमें लोग अपनी बात रख सके और लोग बताएं कि भाई ये चीजें हैं, आप इसको पहले से ही ठीक कर दीजिए। तो मुझे लगता है वो चीजें जो हैं वो काफी हद तक जो है, और ये हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, पर विदेश में ये व्यवस्था है, छोटी से छोटी नगर पालिका जैसी व्यवस्था के लिए भी वहां लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो कई सारी चीजें जो हैं वहां वैसे ही प्रिवेंट हो जाती है, तो हम भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जी, बड़ी बात नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब घटनाएं बनती है तो बहुत सारे एसओपीज अपने आप बन जाते हैं। जैसे हनी बोट कांड हुआ तो पिकनिक को लेकर एसओपीज बन गई, तक्षशिला कांड हुआ तो फायर सेफ्टी को लेकर बनी। जब राजकोट गेम जोन का कांड होता है तो वहाँ मॉल्स में क्या होना चाहिए, गेम जोन में क्या होना चाहिए, एसओपीज बन जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन उसके बाद जो आपने सर बात उठाई थी कि यहाँ सरकारी अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित नहीं हो रही है। एसओपी का पालन आखिर कौन करवाएगा? एक आम नागरिक नहीं करना चाहता है क्योंकि नागरिकों के पास अपने लूप होल्स है, क्योंकि गेम जोन चला रहा है वो भी एक कोई ना कोई जिम्मेदार नागरिक है, जो हरणी का बोट लेक चला रहा था वो भी कोई जिम्मेदार नागरिक है। हर एक व्यक्ति अपने लूप होल्स में लगा हुआ है और खामियाजा लोगों को अपनी जान गवा कर चुकाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। सर, हर्ष संघवी जी जब भी कोई घटना बनती है कहते हैं कि 24 घंटों में सवारना सूरज उगे, पहला आरोपी हमारा हाथ में आ से, आरोपी शायद हाथ में आ भी जाते हैं लेकिन कार्यवाही सर बहुत लंबी होती है। बहुत सारी जगह आरोपी हाथ में ही नहीं आते, आरोपी तय नहीं होते हैं। सरकार जो कहती है वो और अधिकारी जो कहते हैं बहुत अलग होता है। नवरात्रि में उम्दा उदाहरण, हर्ष संघवी ने जगह जगह कहा कि आप रात भर गरबा खेलिए, लेकिन जो पुलिस थी वो 12-1 बजे गरबा बंद करवाती थी। तो ये जो मिसमैच हो रहा है सरकार और सरकारी अधिकारियों के बीच, वो कहीं ना कहीं गुजरात में एक बड़ा ग्रहण मुझे लगता है। आप बताइए सर। अगर मैं इसको गैर राजनीतिक एंगल से देखे अपने, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि गुजरात में या अपार्ट पॉलिटिक्स आप ले लीजिए, तो अगर गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जितने भी अनऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं या फिर कोई लैप्स होता है कहीं पे भी, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें सामाजिक जिम्मेवारी ये एक हेडिंग भी होना चाहिए। अगर मैं आप और कोई भी सिविलाइज सोसाइटी का, कोई भी सभ्य समाज का कोई भी सिविल यानी सिविलियन है, तो उसको खुद की जिम्मेदारी पहले समझनी पड़ेगी। मैं ऐसा समझ रहा हूँ। मुझे हमारे संघ के एक अधिकारी का कोट याद आ रहा है कि जो असरकारी है वही असरकारी है। तो कई बार क्या होता है कि सरकार, और काशीकर साहब ने भी बहुत अहम बात की कि भाई प्रिवेंटिव पॉलिसीज बननी चाहिए। तो मेरा ये मानना है अपार्ट पॉलिटिक्स कि किसी भी समाज में अगर सब काम सरकार करेगी ऐसा मान लेंगे तो कभी नहीं होगा। और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर आप किसी भी क्राइम को, किसी भी गुना को अगर देखें तो आप उसको बाइफरकेट करोगे तो उसको दो हेड्स में रखना पड़ेगा। वन इज ऑर्गेनाइज क्राइम, जहां तक कानून और व्यवस्था या प्रशासन की बात करो तो ऑर्गेनाइज क्राइम और प्लान्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज क्राइम। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो अनऑर्गेनाइज क्राइम है उसमें मैं ऐसा अपनी जिम्मेवारी से मैं भागना नहीं चाहता हूँ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या ऐसे प्रशासन के कोई प्रतिनिधि के तौर पे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनऑर्गेनाइज क्राइम में जहां तक मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी या कल को कोई कांग्रेस की सरकार होगी, पर जब तक देश के नागरिक या राज्य के नागरिक खुद की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। अगर मैं अपने ट्यूशन क्लासेस चलाता हूँ तो मुझे ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि भाई मेरे वहाँ फायर सेफ्टी है कि नहीं, मेरे वहाँ ओवरलोडेड बच्चे मैंने रखे हैं कि नहीं, तो ये मेरी भी जिम्मेवारी है। सरकार कहीं ना कहीं एक एक जगह पे देखने नहीं जाएगी।
और रही बात भारतीय जनता पार्टी के शासन की, तो जैसे मेरे मित्र पंचाल साहब कह रहे थे कि हर्ष संघवी को, तो उनको मैं बता दूं कि गणेश विसर्जन के दौरान जो दंगा हुआ है, तो उन्होंने, जैसे आपने भी कोट किया कि हर्ष संघवी जी ने कहा था कि मैं 24 घंटे में या कल सुबह में सूरज उगने तक, तो वो कर सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जैसे गुजराती में कहते हैं कि हमारे माननीय भूपेंद्र भाई पटेल मृदु और मक्कम, तो वो सेंसिबल चीजों के लिए सेंसिबल है और कानून और व्यवस्था का अमल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में सुचारू रूप से चले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी का मंत्रीगण और पूरी भारतीय जनता पार्टी समाज की सुरक्षा के लिए, समाज में न्याय बना रहे, समाज में कानून और व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए ऑलवेज कमिटेड रहते, मैं ये कहना चाहता हूँ। और सबसे अहम बात ये, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आप शासनकाल का ट्रैक रिकॉर्ड देखे, तो गुजरात में आए दिन जो कर्फ्यू होते रहते थे, जो भाईगिरी चलती थी, कहीं पे इबला सेठ थे, कहीं पे लतीफ था, तो ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम था, जो ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को टारगेट कर रहा था, किडनैपिंग का बिजनेस चल रहा था, एक दूसरे की मैटर के लिए सुपारी ले रहे थे, तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के शासन में आज तक किसी की नहीं हुई और होगी भी नहीं। और रही बात अनऑर्गेनाइज क्राइम की, तो मैं दोबारा कहूंगा कि इसमें सामाजिक जिम्मेदारी, अपना खुद का सेल्फ डिसिप्लिन, कमिटमेंट, सोसाइटी के प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी है, ये अगर मैं किसी भी क्षेत्र में नहीं समझूंगा तो ये अनऑर्गेनाइज क्राइम को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सरकार तो सब करेगी, सरकार पॉलिसीज बनाएगी, कानून बनाएगी, पर जिस तरह से ये छूटक छूटक रैंडम क्राइम होते हैं, वो रोकने के लिए हमारी ओर से, हमारे देश के प्रति, हमारे राज्य के प्रति हमारी जो जिम्मेवारी है, जब तक हम नहीं समझेंगे तो इसका तो कोई अंत नहीं होने वाला है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। सर, मोरबी में पुल बनता है मछलू नदी के ऊपर और बनने के साथ ही टूट जाता है। ऑर्गेनाइज क्राइम है कि अनऑर्गेनाइज, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई सरकारी अधिकारी तो होगा जिसने उसकी जांच की होगी। कॉन्ट्रैक्टर को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि वो चलो एज ए सिविलियन उसने ठीक काम नहीं किया, उसने पैसे लिए, लेकिन कोई ना कोई सरकार ने भी उसकी जांच की होगी, अधिकारियों ने की होगी। और अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज क्राइम की जो व्याख्या है शायद बहुत यहाँ पर अलग हो जाती है। मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, शराब खुलेआम, अभी जैसे बीड़ी और सिगरेट लेने जाते थे, पान की पड़ीकी लेने जाते थे, वैसे अब लोग ड्रग्स लेने जाते हैं और हर नाके पे शराब की जो चीजें हैं बिकती हैं। क्या लग रहा है ये गुजरात का जो ग्रहण है, इसे दूर करने के लिए क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल भी या विपक्ष उस तरह से मजबूती से आवाज उठाए, क्या ऐसी चीज होनी चाहिए हमारा गुजरात फिर एक बार सुरक्षित रूप से हमें वापस मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो गुजरात को महात्मा गांधी के साथ जोड़ा जाता है, पोरबंदर के थे, और उनकी जो दारूबंदी थी, वो आज आप अगर दारूबंदी की बात करो तो इंडिया का कोई भी बंदा हंसने लगेगा कि दारूबंदी तो कोई बात करने जैसा रहा ही नहीं है। अब आपने ड्रग्स की बात की, उसमें बात सब करते डिमांड और सप्लाई की, बराबर। तो मैं समझता हूँ डिमांड कब होगी कि जहां से सप्लाई है तभी डिमांड होगी। इश्तिहार आता है टीवी में कि ये टीवी अच्छा मिलता है तो लोग लेने जाते हैं, अगर वो सप्लाई नहीं होगा। आज तो बोल रहे विश्व विख्यात हमारे मोदी जी, कई देशों के साथ संबंध है, उनके लिए बहुत बड़ा स्वागत होता है। तो भारत में 1600 किलोमीटर का जो समुद्र है गुजरात में, वहां पर ड्रग्स आता है, तो वो रोकने में कहीं मोदी जी या उनकी सरकार कुछ नहीं कर सकती है। और दूसरा, पोर्ट जिसका है अदानी का, वहां पे पकड़ा जाता है कई बार, कभी पोर्ट के मालिक को एफआईआर तक नहीं हुआ है, क्योंकि वो अदानी जी का है, इसलिए कुछ नहीं होगा। नहीं तो अगर मैं समझता हूँ कि आप कहाँ रहती है मुझे नहीं पता, आपके घर से अगर 2 रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाए तो आपके ऊपर कंप्लेन होगी, क्योंकि आपका घर था और उसमें पकड़ा गया है, बराबर। तो ये कानून अलग अलग है गुजरात में, हर लोगों पर लागू करना। आपने एक बात बोली जो मोरबी की, मोरबी के जयसुख भाई पटेल जो अभी जामीन पर छूटे हुए हैं, उसको बेल मिले हुए। अब समझो ये बात कर रहे थे कि सबको अवेयर होना चाहिए, ये बात हो रही थी, बराबर, कि सरकार खाली कुछ नहीं कर सकती। तो बाहर निकल के आए जयसुख भाई, तो कई लोगों ने उनकी
मोदक तोला किया, उनको कई लड्डू से तोला गया। बोलो अभी जो जो 135 लोग चले गए, उनके जो रिश्तेदार है वो क्या सोच रहे होंगे? तो कोई कार्यवाही नहीं है उस पर, ना सरकार का ध्यान है। देखिए ये हरणी कांड आपने बोला ना, हरणी कांड की एक लड़की स्टेटमेंट दे रही थी कि हरणी कांड के जो हत्यारे हैं वो हत्यारे कोर्ट के बाहर निकलते हैं तो हंसते हंसते निकलते हैं। जब जाके हमारे अंदर एक दुख होता है कि साला हम गुजरात में रहते हैं, गुजरात के अंदर घटना घटती है और उसके जो हत्यारे जो गुनहगार है वो हंसते हंसते कोर्ट में से जा रहे हैं। और यहाँ गुजरात में यही होता है। मैं समझता हूँ भाई साहब की बात सही है कि क्राइम पूरे इंडिया में है, मैं समझता हूँ दुनिया में है, लेकिन जिस तरह का गुजरात में क्राइम नहीं था, जिस तरह का अपने बिहार, यूपी और कई राज्यों को बोलते थे, आज गुजरात उसी की लाइन में आ चुका है, देखने को मिलता है हर रोज। और दूसरी बात ये है कि गुजरात में आज सभी राज्यों से यहाँ बसने के लिए लोग क्यों आते हैं कि गुजरात शांति का मॉडल माना जाता था। अब ये नहीं रहा है, ये देखने को मिलता है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत है, ना कि आरोप प्रत्यारोप की जरूरत है। और देखिए एक बात बताओ, आप विपक्ष की बात कर रही थी, मैं समझता हूँ कि ये लोग बात कर रहे हैं कि पहले लतीफ था, पहले क्राइम था। अरे भाई पहले ये था, मैं शाहपुर के अहमदाबाद में पैदा हुआ हूँ, वहां की पोल जो बोलते हैं वहां पे पुलिस की जीप आती थी ना, मैं 80 की बात कर रहा हूँ, 1980 की। तो उस वक्त वो जीप पुलिस की देख के हमको लगता था साला हमारा तो कोई गुनाह नहीं हो गया। ये डर था खाकी का, वो डर आज नहीं है। आज पुलिस को हम बोलते हैं कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे, बोले हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कोर्ट में हमको ये होता है ये होता है। पुलिस अपना काम ठीक तरह से नहीं कर सकती है, तो ये जुम्मा किसका है? ना विपक्ष का है, ये सरकार का जुम्मा है। किस तरह का कानून व्यवस्था बनाए, किस तरह इम्प्लीमेंट करे, किस तरह उसका ऑडिट करे। लेकिन इस सरकार में ना फूड के बारे में ऑडिट इम्प्लीमेंट है, ना रेवेन्यू में है, ना गृह विभाग में है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी खुद बोल चुके हैं कि इस गुजरात में भ्रष्टाचार, एक तो रेवेन्यू और गृह दोनों जो डिपार्टमेंट है उसमें ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो मैं समझता हूँ रूपाणी जी भी चले गए, आज क्या हुआ? जो कमिश्नर का आपने कल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, अहमदाबाद कमिश्नर स्टेटमेंट दिया, हाँ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 80 जो हत्याएं हुई है 60 लाख के अहमदाबाद में कम है। बोलो ये मैं समझता हूँ ये कमिश्नर साहब को भगवान बचाए ऐसा बोल सकते हैं। और ये गुजरात में ही पॉसिबल है, क्योंकि मैं मानता हूँ एक भी मर्डर हो तो कमिश्नर का स्टेटमेंट ये नहीं होना चाहिए कि मेरे गुजरात में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वो बोलते थे कम होता जा रहा है। आप सालों का पूरा लिस्ट देख लीजिए, 2020, 2021, 2022, 23, 24, आपको पता पड़ता है क्राइम रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है। लेकिन यहाँ सरकार की वाहवाही करने की बात नहीं है, वो भाजपा के प्रवक्ता हो या कोई भी हो, लेकिन धरातल पर आकर बात कीजिए जहां पे न्यूट्रलाइज है, जो पब्लिक की बात है, जनता की बात है, और ये नहीं करना चाहते। इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने की जरूरत है। और मैं तो ये समझता हूँ आवाम में से एक उठेगी आवाज कि एक दिन सरकार के सामने सब बाहर आएंगे। ये जो ये लोग बोलते ये भी है कि आप विरोध पक्ष कुछ भी बोले, ओपोजिशन मीडिया कुछ भी बोले, लेकिन हमें मतदाता मत दे रहे हैं ना। ये जो इनका एक अभिमान है उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि 156 सीटें जो आई है 1,56,00,000 वोटों से आई है। हालांकि गुजरात की आबादी 6.5 करोड़ है, उसमें से 4.5 करोड़ मतदाता है, उसमें 60% वोटिंग हुआ, तो उसमें से 1,56,00,000 वोट बीजेपी को मिले हैं। उसकी एक
ये इनको 156 सीटें मिली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा गुजरात आप जो भी शासन करेंगे ये भुगतता रहेगा। आज इतना टैक्स सुबह उठता है आदमी, शाम को सोता है, जीएसटी देता है। एक बेगर्स है ना, वो बेगर्स भी टैक्स भरता है। तो प्राथमिक सुविधा और अपने को सुरक्षा मुहैया करवाना ये प्रशासन और शासन का जिम्मेदारी है। और जो ये प्रशासन की आप बात कर रहे थे ना, वो अधिकारियों पे कोई इनका अंकुश नहीं है। आज कोई किसी का सुनने को रेडी नहीं है। ये हालत है कि सरकारी अधिकारियों पर हमारा अंकुश नहीं है और इसीलिए कहीं ना कहीं गुजरात में ये जो विसंगति सामने आ रही है। मैं उसी वोट्स का हिसाब मांग रही हूँ जो हमने भारतीय जनता पार्टी को भर भर झोली दिए हैं और उसके बाद भी पुलिस की गाड़ी में आके एक आदमी आता है और हत्या कर देता है। चलिए क्राइम को अपार्ट रख देते हैं क्योंकि सिर्फ क्राइम से कोई राज्य का विकास नापा तोला नहीं जा सकता। जब हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में शिरीष जी जुड़े हुए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी मैं जरूर बात कर लेना चाहूंगी। सर, शिक्षा हमारे यहाँ आज भी ऐसे स्कूलें हैं जहाँ बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं या उन पर छत गिर रही है, या स्वास्थ्य सुविधाओं पर खुलकर सवाल सामने आ गए हैं। आयुष्मान भारत योजनाओं में लोग धांधली कर रहे हैं। हमारे पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। आप और मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते हैं। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या किया जा सकता है? शिरीष जी। नहीं, इसीलिए जो मैंने पहले कहा था ना, वो सिर्फ क्राइम को लेकर नहीं बात थी। मेरी बात जो है वो और कि अगर आपको पता है कि कहाँ चीजों में गिरावट आ रही है, कहाँ सिस्टम में कहीं कुछ लूज हो गई है, कहाँ लोग जो है अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, तो वहां आपको उस हिसाब से पहले से ही वहां हर एक चीज को बंद करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो अभी आपने सब बातें बताई वो बड़ी ऑब्वियसली लोगों के सामने आ जाएगी। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि गुजरात में जो है वो एजुकेशन या हेल्थ सिस्टम में कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है, ऐसा नहीं है। लोग सरकारी व्यवस्था में अभी भी जाना पसंद करते ही हैं। हाँ, समस्या डेफिनेटली है, मैं नहीं कहूंगा। रूरल एरिया में भी कई सारी स्कूल्स हैं जहां पर जिस प्रकार की सुविधा बच्चों को मिलनी चाहिए शायद नहीं मिल रही है। आई एग्री विद दैट। पर अगेन ये सभी का काम है। ये जो इलेक्टेड पॉलिटिकल विंग है उसको भी इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि वो अपने विस्तार के जो भी लोग हैं उनको सभी सुविधाएं ठीक से मिल रही है नहीं, उसका मॉनिटरिंग करे। और जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स को भी या जो भी कर्मचारी है उनको भी इस बात को देखना पड़ेगा कि ये चीजें ठीक से हो। क्योंकि 156 नहीं, अब तो 161 बैठकें दी है। कांग्रेस में से भी कुछ लोग जो है वो कुछ देखकर ही भाजपा में आए होंगे और उनको भाजपा के वोटर के जो कैंडिडेट के तौर पर लोगों ने जिताकर भेजा है। तो ये जिम्मेवारी जो है वो डेफिनेटली इलेक्टेड विंग और ब्यूरोक्रेट्स ये दोनों की है, ताकि आने वाले समय में जिस प्रकार से गुजरात में डेवलपमेंट हो रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, एक प्रकार से हम कहेंगे कि पैसा बहुत गुजरात में आ रहा है, ऑलरेडी आ चुका है और आगे भी आने वाला है। कई सारी सरकारी योजनाएं, कई सारे कॉर्पोरेट्स हैं, कई सारी चीजें हैं। तो जब पैसा आ रहा है तो साथ में उसके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी आ रही हैं। तो हमें इन सभी चीजों को कैसे बैलेंस हम कर सकते हैं, उसको लेकर सरकार के पास कोई एक ठोस पॉलिसी होनी चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया। और उसके लिए लोगों का पार्टिसिपेशन जो है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का काम ब्यूरोक्रेट्स का है, वो करते रहेंगे, पर हर काम वो करेंगे और ठीक से ही करेंगे ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता तो फिर हम यहाँ चर्चा करने के लिए इकट्ठा ही नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, एक पूरी चेन है, सरकार से लेकर सरकारी अधिकारी के साथ जो निचले वर्ग के कर्मचारी है वो, उनके साथ नागरिक, हर व्यक्ति इस कड़ी में जुड़ा हुआ है और हर कड़ी को सुचारू होना जरूरी। मुकेश जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे, उसके बाद मैं चर्चा को समाप्त करूंगी। मुकेश जी। देखिए, मैं भाई साहब से बोलना चाहता हूँ कि आपकी बात सही है कि मल्टीनेशनल कंपनी आती है या कुछ चीजें आती है तो उसमें कुछ चीजें आ जाती है, लेकिन उसके ऊपर अंकुश, जैसे हाथी होता है ना, उसके ऊपर भी अंकुश होता है। तो वो जिम्मेदारी तो सरकार की है। और आपने अभी 156 और 161 की बातें बोली, तो वो सीटें आनी, सीटें जानी, दल बदलना, दल रखना, ये सब बातें तो हर रोज की हो गई। अभी ये भारत देश में, और जब से मोदी जी आए तब से कौन से राज्य में कहां पर सरकार तोड़ दी। हमारे सीआर पाटिल जी बोल चुके हैं, कल से किसी को बीजेपी में लिया नहीं जाएगा। और दूसरे दिन केस लेके खड़े हैं कमलम के जापे पे
कि किसी को भी पहना देंगे, इसलिए नीति रीति रही नहीं है। फिर आप कैसे अपेक्षा रखेंगे कि ये शासन किस तरह काम करेगा? मैं समझता हूँ ये अपने प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हमारे गुजरात के प्रधानमंत्री ऐसा बता रहे थे कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहता हूँ। आज कांग्रेस युक्त भारत बना लिया, वो बात कहाँ गई वो मैं सोचना। कांग्रेस वाले जा रहे हैं तो बुला रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वालों के तो कच्चे चिट्टे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई रहा है तो कोई जा रहा है। मैं समझिए केवल 1 मिनट, प्रधानमंत्री की जो बात थी वो ऐसी है कि कांग्रेस अच्छी नहीं है, ये बात थी। तो कांग्रेस के लोग कैसे अच्छे हो गए और आपने कैसे खिला लिया उसको? वहां जाकर उनके पास वॉशिंग मशीन, लोग भी कहते हैं कि अच्छे हो जाते हैं वो लोग, उनके पास वॉशिंग मशीन है। जी प्रशांत जी, छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए, हम टाइम से थोड़े ऊपर चले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम आज ग्रहण की बात कर रहे हैं तो साथ साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज हम तीसरे नंबर की स्टेट इकोनॉमी है पूरे देश में। बुलेट ट्रेन यहीं पर आने वाली है, मेट्रो ट्रेन यहीं चल रही है, यहाँ पर रिवर फ्रंट यहीं पर है, गिफ्ट सिटी यहीं पर है। मेरे मित्र पंचाल जी ने जो शुरुआत में इससे आगे के टर्न में जो कहा, मैं उस पर कहना चाहता हूँ। उन्होंने जयसुख भाई की बात किया, XYZ बात की, तो उनको ये नहीं पता ये काम न्यायपालिकाओं का होता है। राज्य सरकार का काम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कल्प्रिट है या जो कोई एक्यूज है उसको पकड़ना होता है, उनको छोड़ना नहीं छोड़ना, जमानत नहीं देनी या देनी, ये काम कोर्ट का होता है। रही तीसरी बात, उन्होंने अदानी जी की बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे मित्र पंचाल जी भी कांग्रेस की उस धारा में बह गए कि जो उनकी परंपरा है कि गुजरात की उपेक्षा करो, जवाहरलाल नेहरू जी को रिस्पेक्ट दो, सरदार वल्लभ भाई जी को ना दो, गुजरात का उद्योगपति अगर आगे आता है तो उस पर टिप्पणी करो। अरे हमें तो गर्व लेना चाहिए। अरे यही अदानी के प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में भी है, यही अदानी के प्रोजेक्ट कर्नाटक में भी है, यही अदानी के प्रोजेक्ट आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार में भी थे। तो एक गुजराती एंटरप्रेनर, एक गुजराती टाइकून अगर बन रहा है तो अरे आप गुजरातियों की जो प्रगति है, गुजरातियों का जो विकास है, उसको अपार्ट पार्टी से हटकर बोलिए। क्योंकि कांग्रेस की तो परंपरा रही है कि अगर नर्मदा की 1 इंच भी अगर अपने हाइट बढ़ानी हो तो केंद्र की नेतागिरी को पूछ रहे थे और वो गुजरात की उपेक्षा कर रहे थे। थैंक्स टू नरेंद्र मोदी एंड अमित भाई शाह, तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है कि गुजरात की जो छवि है आज पूरे विश्व में एज ए गुजराती हमें गर्व लेना चाहिए। और मैंने जैसा कहा कि ये सब विकास, हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी है पूरे देश में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद। तो ये विकास की और एक लास्ट बात, मैं भी शाहपुर में रहता था। पंचाल साहब ने जैसे कहा कि उस टाइम पुलिस आती थी तो हम डरते थे, तो माफ करना हम क्यों डरते थे पता है? क्योंकि हम हिंदू थे, क्योंकि कांग्रेस की सालों से मुस्लिम तुष्टीकरण की मानसिकता और नीति रही है। ये मैं बता दूं, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। मैं भी शाहपुर में रहता था, मैं भी शाहपुर में रहता था। आज मैं और हम लोग अरे मयूरिका जी, भारतीय जनता पार्टी समाज को मतों से विभाजित नहीं करती है कि ये 4.5 करोड़ हमारे हैं कि नहीं। हमारे लिए गुजरात 6.5 करोड़ का गुजरात है, हमारे लिए गुजरात एक गुजराती का। प्रशांत भाई सुनिए, ये आपका कसूर नहीं है हिंदू मुसलमान वाली बात करना। ये भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के सिवा वोट ले ही नहीं सकती, उनके पास विकास का मुद्दा ही नहीं है। और एक बात है कि अगर विकास की बात कर रहे हैं मयूरिका जी, एक 30 सेकंड में विकास की बात कर रहे हैं, तो 30 साल से गुजरात में, 11 साल के केंद्र में अगर भाजपा का साथ में, तो क्या भजन करने के लिए आए थे? विकास नहीं करना था? कोई भी मुख्यमंत्री होता, प्रशांत भाई अगर प्रधानमंत्री होता तो भी यही विकास कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने किया, मोदी जी ने कौम को लड़ाने का काम किया है। और पंचाल जी अगर ऑफ कैमरा अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के बोलिए कि आप हिंदू थे इसीलिए डर रहे थे 1980 में। मैं हिंदू था इसीलिए पुलिस से डर रहा था। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की देन है।
जिसे भारतीय जनता पार्टी ने नेस्त नाबूद कर दिया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने सबका विकास नाम देके, हम हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं है, हम तुष्टीकरण के खिलाफ है, हम तुष्टीकरण के हिंदू मुसलमान करते हो कि नहीं करते हो? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर एक समाज के लोग ले रहे हैं, आयुष्मान कार्ड का लाभ हर एक समाज के लोग ले रहे हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये सब्जेक्ट ही नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट है 3 घंटे लगे 3। यस मुकेश जी प्लीज शांत हो जाइए। चलिए, बात आज थी कि गुजरात का विकास, गुजरात का हमने मोरारजी देसाई से लेकर हमने आनंदीबेन पटेल तक की, नरेंद्र भाई मोदी भी इसमें आ जाते हैं। ये सारी सरकार हमने देखी है और सरकार द्वारा लिए जाते ठोस निर्णय भी हमने देखे हैं। लेकिन पिछले कुछ साल अगर विजय रूपाणी जी की सरकार से हम देखे जाएं तो कहीं ना कहीं नेतृत्व शक्ति में वो थोड़ी सी कमी आई है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, सरकारी अधिकारी जो है बेफाम हो रहे हैं, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार हर एक नागरिक अपने स्तर पर कर रहा है, यहाँ तक कि पियून भी आपको कभी छोड़ेगा नहीं। तो मुझे लग रहा है गुजरात को ये सारी चीजों से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत सरकार की और मजबूत नेतृत्व शक्ति की सरकार भारतीय जनता पार्टी की शायद आने वाले कई सालों तक रहेगी, लेकिन एक मजबूत नेतृत्व शक्ति की जरूरत होगी और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकेंगे। एक भूपेंद्र पटेल को उठाकर जो कहीं भी पिक्चर में नहीं होते हैं, उन्हें गुजरात के माथे पर अगर थोप दिया जाएगा तो शायद गुजरात को ये सारी चीजों को सहन करते रहना पड़ेगा। मृदुभाषी, लेकिन मृदुभाषी नहीं चल रहे भाई, तो थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा सरकार को नेतृत्व शक्ति दिखाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मुझे लग रहा है ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बड़ा समय लेके हमें फिर डिस्कस करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको जुड़े ही रहना चाहिए, आपको ये सारे मुद्दे पता होने चाहिए क्योंकि ये आपसे जुड़े हुए हैं। आप वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये ऐसी बातें हैं जो हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।